नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आगे बढ़े, हो सकता है आप में से कई विद्यार्थीगण मुझसे पहली बार जुड़ रहे हो, तो उनको बता देता हूं, मेरा नाम किंजल चौधरी है और आपके लिए आज जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं ये है वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट ट्राइब्स। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है जिससे अगर आप देखें तो यूपीएससी आए दिन सवाल तो बनाता है, लेकिन अक्सर इसके लिए हम अंडर प्रिपेयर्ड होते हैं। ये टॉपिक यूपीएससी से लेकर स्टेट पीएससी तक सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पे इतने सारे सवाल आप सेम टॉपिक से देख पाएंगे। आप देख सकते हैं यूपीएससी में 2002 का ये सवाल है जिसमें अलग अलग ट्राइब्स की बात की जा रही है, उइघुर से लेके पठानी से लेके अलग अलग ट्राइब्स की बात हो रही है। वैसे ही यहाँ पे 2016 में कुर्द की बात की जा रही है, वैसे ही अलग अलग आप देखें तो रोहिंग्यास की बात की जा रही है। वैसे ही स्टेट पीएससी में आप देखें तो मसाई, बिडोइन, किर्गिज अलग अलग ट्राइब्स की बात हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार में भी आया, मणिपुर में भी आया, यूपी में भी आया, गुजरात में भी आया। सारे स्टेट पीएससी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग ट्राइब्स हैं और साथ साथ पूछा जाता है ये किस देश से आते हैं। तो ये टॉपिक ऐसा है दोस्तों जो कि अगर आप देखें तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम अंडर प्रिपेयर्ड रहते हैं। कारण क्या होता है कि इसके लिए हमारे पास कंटेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, एट द सेम टाइम देखिए दोस्तों, दुनिया में ट्राइब्स तो सैकड़ों हैं। अब मैं नहीं चाहता कि आप सैकड़ों ट्राइब रट लें और आप अपना इतना कीमती समय, कीमती एनर्जी बर्बाद करें। मैं आपके लिए एक संक्षेप में कुछ लिस्ट ऑफ ट्राइब्स यहाँ पर कवर करवाऊंगा जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ट्राइब्स हैं जो हमेशा से इंपॉर्टेंस बना के रखे हैं, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जैसे जीसी लियोंग वगैरह में भी इनके बारे में रेफरेंस मिलती है, या फिर ये वो ट्राइब्स हैं जो कि न्यूज में भी रहते हैं। तो ये मैं आपको एक लिस्ट देने वाला हूं करीबन 22 से 25 ट्राइब का। आप इनको याद रखिएगा और याद रखना भी बेहद आसान है, क्योंकि मैं आपको इनके बारे में पढ़ाऊंगा। तो आप जानते ही हैं, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप तस्वीर भी देखेंगे, कहानी भी सुनेंगे, तो चीजें आपको क्लास में ही सब कुछ याद हो जाएंगी। तो आप निश्चिंत होकर सुनिए। इस लेक्चर का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, डाउनलोड भी कर लीजिएगा। लेकिन अभी जब आप ये क्लास सुन रहे हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप फुल अटेंशन से बस इस क्लास को ही सुने। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास इसके साथ स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आगे बढ़ूं दोस्तों, आपके लिए बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट है। पाथफाइंडर पास आपके लिए हम लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत आपको 2 साल के लिए पाथफाइंडर के द्वारा लाए गए सारे कोर्सेज की अवेलेबिलिटी मिल जाती है। इस पास के अंतर्गत दोस्तों आपको 2 साल के लिए 30,000 से अधिक क्लासेस मिलती हैं, 60,000 से अधिक घंटे कंटेंट के मिलते हैं, 25,000 से अधिक प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलता है, 5,000 से अधिक सीसैट क्वेश्चंस मिल रहे हैं, 500 से अधिक केस स्टडीज मिल रहे हैं, सारे के सारे ऑप्शनल कोर्सेज का भी एक्सेस मिल रहा है, माइंड मैप्स मिल रहा है, और ये सब कुछ 2 साल के लिए मिल रहा है दोस्तों। अभी इंट्रोडक्टरी ऑफर है, केवल 19,999 में 2 साल के लिए आपको ये मिलेगा। यूज द कोड KC10, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर है। कुछ भी सवाल है आपके मन में तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, जो भी आपका सवाल होगा इसको हम दूर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको और भी कुछ अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास आपके साथ हम और डिस्कशन करेंगे। तो अभी दोस्तों हम देखने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, ये हैं एल्यूट्स। एल्यूट्स अगर आप देखें दोस्तों, एलुशियन आइलैंड से इनका नाम आया है। तो दोस्तों ये जो रीजन आप देख रहे हैं, साइबेरिया, अलास्का, यहाँ पे अलास्का पेनिनसुला, और ये जो रीजन आप देख रहे हैं दोस्तों, दिस इज द एलुशियन आइलैंड। अब आप में से अधिकतम लोग, मुझे मालूम है क्या कहने वाले हैं, आप कहेंगे सर ये तो मैप में कहीं देखा ही नहीं है, बड़ा ही अजीब सा कोई लोकेशन दिख रहा है, मानो जैसे इसको नहीं देखा हो। कुछ विद्यार्थी तेज भी होंगे जो कहेंगे सर हम समझ गए कौन सा रीजन है। तो आइए सबसे पहले वर्ल्ड मैप देखते हैं। तो वर्ल्ड मैप में क्या आप यहाँ पे एक रीजन देख पा रहे हैं, ये अलास्का। अलास्का में यहाँ पे ये निकला हुआ आप देख रहे हैं, दिस इज दी अलास्का पेनिनसुला, और अलास्का पेनिनसुला के आगे चेन ऑफ आइलैंड्स आप देख पा रहे हैं, जो कि यहाँ पर भी आके आप देखें तो कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। वही है ना, दुनिया तो गोल है। आज भले मैप में 2 अलग अलग कोना दिखे, लेकिन दुनिया तो गोल है, दोनों जुड़ा हुआ है। तो इसी को अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से, दुनिया क्योंकि गोल है तो ये रीजन की ही बात हो रही है ना। यहाँ पे अलास्का, अलास्का पेनिनसुला, यहाँ पे आप देख रहे हैं आइलैंड्स, सो दीज आर दी एलुशियन आइलैंड्स। इन्हीं आइलैंड्स की बात हो रही है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं। तो ये जो आइलैंड्स है दोस्तों, यहाँ पे जो रहते हैं इन्हीं का नाम क्या है, एल्यूट पीपल।
ये जो आइलैंड्स है दोस्तों, दीज आर दी एलुशियन आइलैंड्स। तो एलुशियन आइलैंड जो है यहाँ पे अलास्का का, साथ साथ आप देखें तो रशिया का ये वाला जो रीजन है दोस्तों, दिस इज कामचाटका। ये कामचाटका पेनिनसुला कहलाता है। पेनिनसुला यानी वो लैंडमास जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हो। बाकी तो आप देख सकते हैं मेन रशियन मेनलैंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन 3 तरफ से पानी से घिरा है। तो ये कामचाटका पेनिनसुला है। यहाँ पे आप देखें तो एलुशियन आइलैंड है, यहाँ पे अलास्का है, और इस पूरे इलाके में जो ट्राइब रहती है उनका नाम है एल्यूट पीपल। ये दोस्तों इन्यूट और यूपिक पीपल के ही क्लोज रिलेटिव हैं, उन्हीं से रिलेटेड है। इन्यूट यूपिक कौन हो गए, जो बाकी इस आप देखें तो बर्फीले इलाके में रहने वाले लोग हैं। इनके बारे में हम कल की क्लास में और अधिक चर्चा करेंगे, कौन इन्यूट है कौन यूपिक है, इन पर चर्चा करेंगे। तो एल्यूट्स अगर आप देखें तो एलुशियन आइलैंड से लेके कामचाटका से लेके अलास्का में आपको देखने मिलते हैं। आप अगर देखें तो इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, दीज आर दी एल्यूट पीपल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये देखिए भैया, दीज आर दी एल्यूट पीपल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो एल्यूट्स की अगर हम बात करें तो ये एल्यूट लैंग्वेज बोलते हैं, एस्कीमो एल्यूट लैंग्वेज फैमिली को ये बिलोंग करता है। और अगर आप देखें तो ईस्टर्न और वेस्टर्न डायलेक्ट्स इनका देखने मिलता है। जाहिर सी बात है एल्यूट पीपल कुछ यहां पर भी हैं कुछ यहां पर भी हैं, तो कुछ ईस्टर्न पार्ट में अलग एल्यूट लैंग्वेज का ही डायलेक्ट बोलते हैं, कुछ वेस्टर्न पार्ट में अलग एल्यूट लैंग्वेज का डायलेक्ट बोलते हैं। तो बेसिकली बस जान लीजिए इनका अलग अलग डायलेक्ट है। इनका ओरिजिनल नेम क्या था एल्यूट्स का? ओरिजिनल नेम था यूनांगन। यूनांगन का मतलब होता है कोस्टल पीपल, समुद्र के कोस्ट पे तट पे रहने वाले लोग। तो यूनांगन पीपल नाम था। बाकी ये क्या करते थे कि बहुत ही कठिन एनवायरनमेंट है, बर्फीला इलाका है, बर्फ से ढका रहता है। आप देख सकते हैं दोस्तों दीज आर दी पोलर रीजन्स। तो पोलर रीजन्स में आप देख सकते हैं कितना, आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है करीबन करीब आप देखें, अगर ये मैप देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं आर्कटिक सर्कल के पास वाला इलाका है, बहुत ही ठंडा इलाका है जिस इलाके में ये रह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इस हार्ड एनवायरनमेंट में ये रहा करते थे। तो वहां पे आप देखें तो ये सरवाइव कैसे करते थे? हंटिंग करके, समुद्र किनारे रहते हैं तो फिशिंग करके। तो हंटिंग फिशिंग इनका मेन क्राफ्ट था। इसके सिवा यहाँ पे जो जानवर होते हैं उनका फर का कोट होता है, तो उसकी भी हंटिंग करते थे। फिर जो फर का कोट वो निकालते थे उसको ट्रेडर्स उनसे खरीदा करते थे और वो दुनिया भर में बिका करता था। एकदम हाई क्वालिटी फर कोट ये एक टाइम में दुनिया भर में सप्लाई किया करते थे। तो जो रशियन ट्रेडर्स थे जो इनसे फर खरीदा करते थे वो काफी ज्यादा इनको एक्सप्लॉइट भी किए हैं एक टाइम में, ऐसा अक्सर कहा जाता है इनके बारे में। तो दोस्तों ये कहानी किसकी थी? एल्यूट्स की। आइए अगली कहानी देखते हैं। अगली कहानी है दोस्तों हमारी आइनू ट्राइब की, आइनू पीपल। तो आइनू अगर आप देखें तो ये होकाइडो आइलैंड जापान में, अगर आप देखें ये आप देख सकते हैं दोस्तों, दीज आर दी जापान जापानीज आइलैंड्स। तो जापानीज आइलैंड्स अगर आप देखें तो सबसे ऊपर जो आइलैंड आता है ये इसका नाम है होकाइडो। इसके बाद जो मेन आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड है, ये है होन्शु, नीचे शिकोकू और उसके नीचे क्यूशु। इसके सिवा अन्य आइलैंड भी हैं, ओकिनावा जैसे अन्य कई आइलैंड हैं, लेकिन ये सबसे प्रमुख आइलैंड्स हैं जापान के। आपको ये 4 के 4 आइलैंड तो बिल्कुल याद होने ही चाहिए। तो इसमें अगर आप देखें, इसके सिवा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कुरिल आइलैंड भी आपको देखने मिलेगा। तो ये क्या है? कामचाटका पेनिनसुला। अभी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कामचाटका पेनिनसुला आप देख रहे हैं दोस्तों, ये रहा कामचाटका पेनिनसुला। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक आइलैंड्स का ग्रुप है जो कि एक लाइन से कामचाटका से कनेक्ट करता हुआ दिख रहा है, ये है कुरिल आइलैंड्स। कुरिल आइलैंड्स दोस्तों अगेन अगर आप देखें तो डिस्प्यूटेड है। किसके बीच में डिस्प्यूटेड है? तो ये डिस्प्यूटेड है जापान और रशिया के बीच में। उसको कैसे, किसका आइलैंड है ये, तो उसमें कहीं ना कहीं दोनों देशों में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो जाहिर सी बात है पूरा कुरिल नहीं, जो सदर्न कुरिल्स हैं जो कि जापान के करीब है, उस पर रशिया अपनी सोवरेनिटी आए दिन जमाता है। तो ये कुरिल आइलैंड जब आप जान चुके हैं अब, तो आइए अब आइनू ट्राइब के बारे में जानते हैं। तो आइनू एथनिक ग्रुप है जो कि आज के टाइम में आपको ये नॉर्दर्न पार्ट होकाइडो आइलैंड्स में देखने मिलेगा। इसके सिवा ये जो कुरिल आइलैंड्स है यहाँ पर भी देखने मिलेगा। इसके सिवा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साखलिन में भी आपको देखने मिलते हैं। तो आइनू ट्राइब अगर आप देखें तो एक टाइम में ये पूरे के पूरे जापान में रहा करते थे, लेकिन ओवर टाइम आज जिनको जापानीज कहते हैं, इन्होंने इनको धकेलते धकेलते
आज के टाइम में बिल्कुल उत्तरी सीमा पे धक्का देके यहाँ पे छोड़ दिया है। तो आज आप देखें तो ये केवल नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जापान जैसे कि होकाइडो आइलैंड्स, कुरिल आइलैंड्स एंड सम पार्ट ऑफ साकलिन आइलैंड में आपको देखने मिलते हैं। अब ये कैसे दिखते हैं, तो ये देखिए, ये हैं आइनू पीपल। अब जैसा आप देख सकते हैं आइनू पीपल, इनकी खासियत क्या है, यूजुअली जापानीज अगर आप देखें तो जो जापानीज पीपल है, जो ये एथनिकली आते हैं, जिस रेस को बिलोंग करते हैं, तो उसमें अगर आप देखें तो उनकी तुलना में इनके जो बाल हैं आप देखें बिल्कुल जेट ब्लैक, डार्क ब्लैक हैं, तो इसके लिए जाने जाते हैं। इसके सिवा जो इनकी आंख है ये भी राउंड आईज आपको देखने मिलते हैं। तो ट्रेडिशनल आइनू जो होते थे राउंड आइड, डार्क हेयर्ड और रिलेटिवली स्टेचर में, हाइट में भी शॉर्ट होते थे। लेकिन अब क्या हो गया है दोस्तों, इतने सालों में ना काफी ज्यादा इंटरब्रीडिंग, इन मिक्सिंग हुई है, जिससे जो ट्रेडिशनल आइनू हैं बहुत कम रह गए हैं। तो मोस्टली अगर आप देखें तो या तो गायब हो गए हैं, लेकिन या फिर मोस्टली अगर आप देखें तो इंटर मैरिज, कल्चरल एसिमुलेशन से आइनू ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए हैं। आज के टाइम में अगर आप देखें तो आइनूज बहुत कम देखने मिलते हैं। वहीं अगर आप देखें तो एक टाइम में जब ये रहते थे तो हंटिंग, ट्रैपिंग, फिशिंग, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करते थे, कुछ एग्रीकल्चर भी करते थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस आइनू व्यक्ति के पास आप देखें तो एक भालू आपको देखने मिल रहा है। अब आप सोचेंगे कि जरूर इसका पालतू भालू होगा, जैसे टेडी बेयर होता है, कुछ वैसे ही पाला है। तो हो सकता है वैसे भी पाले होंगे, लेकिन साथ साथ आपको बता देता हूं, जो आइनू पीपल थे इनका जो लैंग्वेज है वो भी डिफरेंट है। साथ साथ ये जो भालू आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इनके ट्रेडिशनल क्विजीन में, यानी कि खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्रेडिशनल क्विजीन अगर आप यहाँ पे देखें तो बेयर फ्लैश, भालू का मांस, वैसे ही फॉक्स, वुल्फ, बैजर, ऑक्स, हॉर्स, इन सभी का भी मांस खाया जाता है। साथ साथ फिश, फाउल, मिलेट, वेजिटेबल्स, हर्ब्स, रूट्स भी ये ट्रेडिशनली खाते हैं। तो भालू भी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, हो सकता है पालतू भालू इस वक्त टेडी बेयर का काम कर रहा हो, लेकिन एक डेलिकेसी थी फॉक्स मीट, वुल्फ, बेयर मीट। इसके सिवा अगर आप देखें तो जो आइनू लैंग्वेज है ये भी बड़ा डिफरेंट है जापानीज की तुलना में। जो सिंटैक्स है, जो बोलने की तरीका है, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सब कुछ अलग है, जापानीज से काफी डिफरेंट हैं आइनू पीपल। नेक्स्ट दोस्तों बेडुइन्स। बेडुइन अगर आप देखें दोस्तों ये जेनेरिक नेम है, डेजर्ट में रहने वाले लोगों के लिए बेडुइन एक जेनेरिक नेम दे दिया, डेजर्ट ड्वेलर, रेगिस्तान में रहते हैं। तो ये टर्म अगर आप देखें तो जनरली किन के लिए ऊपर होता है अप्लाई, तो जनरली जब ये अप्लाई करते हैं दोस्तों तो इसको हम अरेबिक नोमैड पैस्टोरल्स हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। नोमैडिक का क्या मतलब हो गया, नोमैडिक मतलब एक जगह से दूसरे जगह मूव करना, जिनका एक बसेरा नहीं है। पैस्टोरल समाज भी वैसा ही है, जिसमें वो पशु लेके मूव कर रहे हैं, सिर्फ खुद नहीं मूव कर रहे, साथ में उनके जो पशु पालन कर रहे हैं पशु भी साथ साथ उनके मूव करते जा रहे हैं। आज यहाँ पे जानवर को चरवाया जा रहा है तो कल कहीं और चराने के लिए ले जा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो बेडोइन एक जेनेरिक नेम है डेजर्ट ड्वेलर्स के लिए। अरब नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट ग्रुप्स के लिए ये टर्म इस्तेमाल किया जाता था, और इसलिए अगर आप देखें तो ये बड़े इलाके में आपको देखने मिलते हैं। ऑब्वियसली एक साथ इनको हमने सबको बेडोइन बोल दिया कि जाओ तुम सब के सब बेडोइन। बेसिकली क्या हुआ, ये जो यूरोपियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए उन्होंने इस प्रकार से नाम दे दिया तो कि हाँ तुम सब के सब बेडुइन। एक्चुअल में क्या है, इनमें आपस में भी काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं, कल्चर का, खान पान का, रहने सहने का, सब तरीकों में अंतर है, लेकिन कुछ प्रैक्टिसेस सेम हैं। ये सब के सब अगर आप देखें तो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट हैं, और सभी के सभी डेजर्ट बेल्ट में बड़े से इलाके में आपको देखने मिलते हैं। मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट से लेके अटलांटिक ओशन से लेके अरब पेनिनसुला तक आपको देखने मिल रहे हैं। तो ये बहुत बड़े इलाके में स्प्रेड है। ट्रेडिशनल बेडुइन नोमैडिक कल्चर अपने हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता है। आप देख रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आए, बहुत खुश होते हैं, काफी ज्यादा अतिथि का स्वागत भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम बेडुइन बदनाम भी हैं वायलेंट कन्फ्लिक्ट्स के लिए, ट्राइबल वे ऑफ जस्टिस के लिए, तो उसके लिए भी बदनाम है। तो दे आर बेडुइन्स। इसके सिवा अगर आप देखें तो बेडुइन जो कपड़ा पहनते हैं इसको क्या कहते हैं, थॉब। जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे लूज कपड़ा होता है,
थॉब कहते हैं, ज्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है ना, नोमैडिक लाइफस्टाइल जैसा ये जीते हैं उसके लिए बड़ा अनुकूल रहता है। इसके सिवा ये जो गीत गाते हैं यमनिया गीत कहते हैं, उसको यमनिया सॉन्ग कहते हैं। ये आता है दोस्तों अरेबियन पेनिनसुला, आपको याद रखने के लिए आसानी होगी, यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला में यमन है ना, और यमन समुद्र के किनारे बसा है, तो यहाँ पे क्या होंगे, मछुआरे होंगे। तो ये मछुआरे क्या गाते होंगे, मछली मारते टाइम कोई गीत गाते होंगे, तो उस गीत का नाम था यमनिया सॉन्ग। तो यमनिया सॉन्ग बेडुइन म्यूजिक है, जो कि अगर आप देखें तो अरेबियन पेनिनसुला के जो फिशरमैन थे वो इसका इस्तेमाल किया करते थे, गाया करते थे, जब मछली मारा करते थे, तो वहां से ये टर्म आया है बेडुइन्स। बेडुइन्स के ये संगीत है। अगला देखते हैं दोस्तों बिंडिबू। बिंडिबू और एबोरिजिनीज ये वो हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के मेनलैंड में रहते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और आसपास के आइलैंड्स में जो रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज बिंडिबू। आप कहेंगे सर बिंडिबू ऑस्ट्रेलिया के क्या हुए, ये आपने तो क्रिकेटर्स देखे ही ऑस्ट्रेलिया के। तो नहीं, जो आप अधिकतम, नॉट ऑल बट मोस्टली जो आप क्रिकेटर्स वगैरह देखते हैं या आप जिस ऑस्ट्रेलिया से परिचित हैं, वो सब अगर आप देखें तो यूरोपियन सेटलर्स हैं। लेकिन उनसे पहले भी तो कोई रहा करते होंगे ना ऑस्ट्रेलिया में, अभी भी रहते हैं, लेकिन उनसे पहले से जो वहां पे ओरिजिनल वहां के जो निवासी थे वो कौन थे, बिंडिबू और दी एबोरिजिनीज थे। तो दोस्तों यहाँ पे अगेन देखिए, ये जो है ना पूरा का पूरा सबको एक पेंट से, एक ब्रश से पेंट कर देना, सबको कह देना कि तुम सब के सब एबोरिजिनीज, तो ये क्या है, टिपिकल यूरोपियन तरीका है। तो वही हुआ है एक्चुअल में। देखिए दोस्तों बहुत बड़ा है ऑस्ट्रेलिया, एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ का बिंडिबू और यहाँ का बिंडिबू सेम कल्चर फॉलो करता होगा, नहीं, आपस में इतनी दूरी है, इनके रिसोर्स अवेलेबिलिटी में इतना अंतर होगा, तो जाहिर सी बात है जो प्रैक्टिसेस होंगे उसमें भी अंतर होगा। लेकिन जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए तो सबको एक पेंट से पिक्चर कर दिया, एबोरिजिनीज, तुम सब के सब एबोरिजिनीज। तो एबोरिजिनीज अगर आप देखें तो बहुत डाइवर्स हैं, अलग अलग मोड्स हैं उनके जीवन यापन का, कल्चरल प्रैक्टिसेस अलग हैं, लैंग्वेज में अंतर है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी में अंतर है, लेकिन सबको एक सिंगल टर्म दे दिया गया है एबोरिजिनीज, क्योंकि ये सब के सब यूरोपियन सेटलर से अलग हैं। तो कुछ सेट ऑफ ट्रेड्स भी हैं जो कि सिमिलर भी हैं, इसलिए सब के सब एबोरिजिनीज कहलाते हैं। तो अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनीज अगर आप देखें तो ट्रेडिशनली इनका साइन लैंग्वेज होता था, बोलते थे तो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके बोला करते थे। और वहीं अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि स्पोकन लैंग्वेज नहीं था, स्पोकन लैंग्वेज था, लेकिन साइन लैंग्वेज उसका ऑल्टरनेटिव था, दूर तक बोलना है, इशारों में ही समझा दिए अपने ग्रुप में व्यक्ति को, तो साइन लैंग्वेज भी स्पोकन लैंग्वेज का एक ऑल्टरनेटिव इन लोगों ने बना के रखा है। इसके सिवा अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया का एक ट्रेडिशन ऑफ एबोरिजिनल आर्ट है, जो कि इनके ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है एबोरिजिनीज का। आज भी अगर आप देखें तो रॉक आर्ट में, बार्क पेंटिंग में आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने मिलता है। बेसिकली क्या होता है, इन इलाकों में जो रेगिस्तानी इलाका है उसमें क्या होता है, जब धूल उड़ती है ना, तो जब धूल उड़ रही है तो फाइन सैंड का पार्टिकल है वो उड़ रहा है, कोई चट्टान है, मान लीजिए उस चट्टान में जाके धूल जाके क्या हो जाएगी, कुछ टाइम बाद चिपक जाएगी। अब इतना हाई टेम्परेचर है तो अक्सर वो जो सिलिका है वो केमिकली चेंज करता है, रिएक्ट करता है, और एक ब्लैक कलर का टार्निश, एक ब्लैक कलर का एक पिगमेंट छोड़ देता है दीवार पे उस हाई टेम्परेचर पे। इसी को कहते हैं डेजर्ट वेनियर। क्या मतलब हुआ आपको मैं दिखाता हूं। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, मान लीजिए सिंप्लिसिटी के लिए एक इस प्रकार का बड़ा सा चट्टान है, इस प्रकार का चट्टान है, इसमें क्या हो रही है, रेगिस्तानी इलाका है, तो यहाँ पर धूल भी उड़ रही है, धूल उड़ रही है, साथ में सैंड उड़ रहा है, तो ये सैंड भी क्या होगा, पहाड़ पे जाके कुछ इस प्रकार से लगेगा। अब ओवर टाइम इतने हाई टेम्परेचर पे ये दीवार है तो क्या हो जाता है, ये जो सैंड पार्टिकल है, जो सिलिका है, ये रिएक्ट कर जाता है, और ये अगर आप देखें तो एक ब्लैक कलर का, इस पूरे के पूरे ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, ब्लैक कोटिंग हो जाती है ना इसके ऊपर। इसी को क्या कहते हैं, डेजर्ट वेनियर। हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, कलर बदल देता हूं तो आप क्लियरली देख पाएंगे। इसी को कहते हैं दोस्तों डेजर्ट वेनियर। अब यहां पे रहने वाले एबोरिजिनीज ने क्या किया है, इस रॉक फॉर्म पे क्या किया, रॉक पे गए, जाके एक शार्प स्टोन लिया, उससे जाके उसको कुरेद दिया, और उससे क्या होगा, अलग अलग डिजाइन बना सकेंगे। तो पूरा ब्लैक है
उतने पार्ट पे आपको अलग कलर देखने मिलेगा। तो इस प्रकार के इनके काफी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है जो कि आपको देखने मिलते हैं, जो कि यहाँ पे प्रिजर्व्ड है। इसी प्रकार के पेड़ के बार्क पे भी पेंटिंग्स है, वो भी आज के फॉर्म में प्रिजर्व्ड है। इसके सिवा यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं दिस इज येडाकी। ये अबॉरिजिनल पीपल का नेशनल इंस्ट्रूमेंट है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट विंड इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये येडाकी जैसे बांसुरी है उसी प्रकार का एक विंड इंस्ट्रूमेंट है, गाने बजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कहानी किसकी थी दोस्तों? बिंडिबू और दी एबॉरिजिनीज की। तो दोस्तों इसी तरीके से हम और भी ट्राइब्स देखते जाएंगे आने वाले दिनों में। करीबन 4-5 क्लास होगी जिसमें हम सारे ट्राइब्स जितने आपको याद रखने हैं इंपॉर्टेंट ट्राइब्स कहानी के सहित याद कर लेंगे, सो दैट आप हमेशा के लिए चीजों को याद रखें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की क्लास पसंद आई होगी। तो बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है आपके लिए हम लेकर के आए हैं अनअकैडमी में। आप देख सकते हैं दोस्तों यूपीएससी सीएससी में हर 3 में एक सिलेक्शन जो हुआ है वो अनअकैडमी से हुआ है, क्योंकि अनअकैडमी में मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। ये क्वालिटी दोस्तों अब आपको मिल रहा है केवल 8,420 रुपए में। ये तब है जब आप कूपन कोड KC10 का इस्तेमाल कर रहे हैं। KC10 कूपन कोड निश्चिंत होके यूज करें, क्योंकि दोस्तों आपको कहना चाहूंगा इस वक्त हम आपके लिए आखिरी बैच लाए हैं, बोध का भी उड़ान का भी। दोस्तों ये आखिरी बैच है जिसमें आपको 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के मिलेंगे, है ना। साथ साथ आप अगर देखें तो आंसर राइटिंग, 10 मेंस, 40 प्रीलिम्स के टेस्ट, टॉपर्स क्लासेस, मेंटरिंग, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज, फ्री मेंस मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस, सब कुछ मिल रहा है। 31 अगस्त आखिरी दिन है एनरोल करने के लिए, 1 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो मेक श्योर आप इसका हिस्सा बन रहे हैं, है ना। इसके सिवा दोस्तों आपको कहना चाहूंगा आप देख सकते हैं KC10 कोड का इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ये बैचेस मिल रहे हैं। हिंदी में भी मिल रहा है तो बोध बैच है, इंग्लिश में आपको बाइलिंगुअल में आपको उड़ान बैच मिलता है। इसके सिवा फ्री डेमो सेशंस भी आपके लिए हम लाए हैं, इसको भी जल्दी से आप जाके देख सकते हैं, इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। पाथ फाइंडर पास भी है दोस्तों, आप देख सकते हैं केवल 19,999 रुपए में आपको 2 साल के लिए सारे बैचेस मिल रहे हैं। केवल आपको 19,999 देना है। 30,000 से अधिक क्लासेस मिल रहे हैं, 60,000 से अधिक घंटे कंटेंट का है, 25,000 से अधिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, 5,000 से अधिक CSAT क्वेश्चंस हैं, 500 से अधिक केस स्टडीज हैं, करंट अफेयर जिस्ट अफेयर की रिपोर्ट मिल रहा है, सारे ऑप्शनल कोर्सेज का एक्सेस मिलता है, माइंड मैप मिल रहा है, 2 सालों के लिए आपको एक्सेस मिल रहा है। दोस्तों ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, एक बार कुछ दिनों के बाद इसकी कीमत बढ़ जाएगी। अभी आपको यही कीमत मिल रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में लिंक मिलेगा, यूज द कोड KC10 एंड बिकम पार्ट ऑफ इट। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए हम ऑप्शनल बैचेस भी लाए हैं, ये सारे ऑप्शनल में आप एनरोल कर सकते हैं, KC10 कोड का इस्तेमाल करें और 8,420 रुपए में एनरोल कर लें। इसके सिवा उड़ान GS एंड ऑप्शनल कॉम्बो है, आपको केवल 14,315 में मिल रहा है, जिसमें उड़ान GS कंप्लीट बैच मिल रहा है, टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, ऑप्शनल बैच भी मिल रहा है। साथ साथ हमारी टीम है, पर्सपेक्टिव सीरीज को भी देखें और लेक्चर का PDF मिल जाएगा, इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा और हमें सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो कीजिए।